के न्यूज में मैं हूं आपके साथ विशाल। आप देख रहे हैं हमारा खास शो मेलबर्न में करो वापसी लगभग भारतीय क्रिकेट टीम की दूसरे टेस्ट में हो गई है। जिस तरह से अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा की जोड़ी वहां पर टिकी हुई है एक पिलर की तरह। आज उन्होंने बॉलर्स को दिखाया कि बहुत शानदार टेस्ट मैच देखने को मिला। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही खुशखबरी है महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के लिए और भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए भी कि सदी का सबसे अच्छा कप्तान, ओडीआई कप्तान उन्हें चुना गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट की दुनिया में जो कामयाबी हासिल की है उसकी वजह से उन्हें शायद ही कभी भुलाया जा सकता है। धोनी ने इस साल 15 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, लेकिन उनका जलवा अभी भी कायम है, जिसका ताजा उदाहरण आईसीसी द्वारा चुनी गई दशक की बेस्ट वनडे व टी20 टीम है। आईसीसी ने दशक की जो बेस्ट वनडे व टी20 टीम का चयन किया है उसका कप्तान एमएस धोनी को बनाया है। वहीं दशक की बेस्ट टीम के कप्तान, टेस्ट टीम के कप्तान की जिम्मेदारी विराट कोहली को सौंपी गई है। आईसीसी दशक की बेस्ट वनडे टीम के कप्तान बने एमएस धोनी। आईसीसी ने जिस वनडे टीम का चयन किया है उसमें ओपनर के तौर पर रोहित शर्मा व डेविड वार्नर है, जबकि तीसरे नंबर पर विराट कोहली। इसी टीम में चौथे नंबर पर एवी डिविलियर्स का चयन किया गया है, जबकि पांचवें नंबर पर ऑलराउंडर शाकिब अल हसन को रखा गया है। धोनी को छठे क्रम में रखा गया है और वो टीम के कप्तान के साथ ही विकेटकीपर भी हैं। इसके अलावा टीम में बेन स्टोक्स बतौर ऑलराउंडर शामिल किए गए हैं, जबकि तेज गेंदबाज के तौर पर मिशेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट व लासिथ मलिंगा है। टीम में इमरान ताहिर स्पिनर के तौर पर चुने गए हैं। आईसीसी वनडे टीम ऑफ द डिकेड की अगर बात करें तो उसमें रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, शाकिब अल हसन, एमएस धोनी कप्तान और विकेटकीपर, बेन स्टोक्स, मिशेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, इमरान ताहिर और लासिथ मलिंगा है। तो ये थी आईसीसी की टी20 और वनडे की बेस्ट टीम। अगर बात की जाए तो टी20 की बेस्ट टीम कप्तान भी एमएस धोनी को ही बनाया गया। इस टीम में बतौर ओपनर आईसीसी ने रोहित शर्मा और क्रिस गेल को शामिल किया है। तीसरे नंबर पर एरॉन फिंच, जबकि चौथे क्रम में बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली को रखा गया है। एबी डिविलियर्स पांचवें नंबर पे बल्लेबाज के रूप में शामिल तो हैं, वहीं ग्लेन मैक्सवेल को छठे नंबर पर रखा गया है। एमएस धोनी को यहां पर सातवें नंबर पर और कप्तान के साथ साथ विकेटकीपर भी हैं धोनी के बाद टीम में किरोन पोलार्ड, जबकि स्पिनर के तौर पर राशिद खान टीम में है। जसप्रीत बुमराह व लसित मलिंगा भी तेज गेंदबाज के रूप में शामिल किए गए हैं। तो बहुत जो कप्तानी की बात कही जाती थी कि एक कैप्टन कूल जिन्हें कहा जाता था, वो इस तरीके आप देख सकते हैं कि जो टीम बनाई गई टी20 और वनडे की दशक की सबसे बेस्ट टीम के कप्तान एमएस धोनी को बनाया गया है। सिर्फ एमएस धोनी के प्रशंसकों के लिए खुश होने वाली बात नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने इस दशक की अपनी टेस्ट टीम भी बनाई है और इसका ऐलान भी किया है। उसके लिए भी भारतीयों के लिए काफी खुशी की बात है, क्योंकि भारतीय कप्तान विराट कोहली को आईसीसी ने इस दशक की अपनी टेस्ट टीम का कप्तान चुना है। तो बेस्ट टेस्ट टीम का ऐलान भी कर दिया है। भारतीय कप्तान विराट कोहली को आईसीसी ने इस दशक की अपनी टेस्ट टीम का कप्तान चुना है। आईसीसी की इस टेस्ट टीम में कोहली के अलावा ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को भी जगह मिली है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस दशक की अपनी सर्वश्रेष्ठ टेस्ट टीम में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक और ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वार्नर को ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा 3 नंबर के लिए आईसीसी ने न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को चुना है। आईसीसी ने चौथे नंबर पर भारत के विराट कोहली, पांचवें नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज स्टीव स्मिथ और छठे नंबर पर श्रीलंका के पूर्व कप और महान बल्लेबाज कुमार संगाकारा को चुना है। संगाकारा इस टीम में विकेटकीपर की भूमिका अदा करेंगे। इसके अलावा आईसीसी ने 7वें नंबर पर मौजूदा वक्त के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को जगह दी है। आईसीसी की इस टीम में आर अश्विन एकमात्र स्पिनर है, वहीं तेज गेंदबाज की जिम्मेदारी दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन, इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड की होगी। आईसीसी के इस दशक की टेस्ट टीम में एलिस्टर कुक, डेविड वार्नर, केन विलियमसन, विराट कोहली कप्तान, स्टीव स्मिथ, कुमार संगाकारा विकेटकीपर, बेन स्टोक्स, रविचंद्रन अश्विन, डेल स्टेन, स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन है। तो अब विराट कोहली मतलब एक दबदबा जो भारतीय क्रिकेट का है वो लगातार बना है। वनडे की अगर बात की जाए दशक की बेस्ट टीम, उसमें धोनी कप्तान है, उसमें रोहित शर्मा भी हैं, बुमराह भी हैं। टी20 की अगर बात की जाए कोहली भी वहां पर शामिल है। टेस्ट की बात करें तो यहां पर किंग कोहली, जो कैप्टन कोहली को कहते हैं किंग कोहली, वो इसीलिए कहते हैं दशक की बेस्ट टेस्ट टीम के कप्तान उन्हें बनाया गया है। वो टेस्ट चैंपियनशिप में अगर बात की जाए जिस तरह से परफॉर्म भारतीय टीम कर रही है, जिस तरह से भारतीय टीम लगातार अपने विराट कोहली अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी कुछ फैसले होते हैं कि टीम के साथ नहीं होते, लेकिन तब भी वो अपने टीम को जिस तरह से मैनेज करते हैं, जैसे
प्लेसमेंट करते हैं, जो कॉम्बिनेशन 11 उतारते हैं, उन सब के आधार पर जब ये टीम बनाई गई है तो उसमें रविचंद्रन अश्विन को रखा गया, एकमात्र ऑफ स्पिनर हैं वो टीम में, टेस्ट टीम में। कुमार संगकारा को महान बल्लेबाज श्रीलंका के, उन्हें विकेट कीपर के तौर पे रखा गया है। तो ऐसे तमाम नाम वहाँ दिग्गज शामिल, स्टीव स्मिथ है वहाँ, डेविड वार्नर है, ऐसे तमाम लोग, एलिस्टर कुक को भी रखा गया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए और विराट कोहली के लिए एक अच्छी खबर है कि उन्हें अब आईसीसी ने भी बेस्ट कैप्टन मान लिया है। दूसरे टेस्ट का दूसरे दिन रहाणे के नाम रहा। रहाणे ने कप्तानी पारी खेलते हुए टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दूसरे दिन का खेल अंत होने तक टीम इंडिया के पास 82 रनों की बढ़त थी। दूसरे दिन के खेल का अंत की घोषणा कर दी गई। बॉक्सिंग डे टेस्ट में दूसरे दिन 80 ओवर और 3 गेंद ही खेली जा सकी। टीम इंडिया दूसरे दिन खेल के अंत होने तक 82 रन की बढ़त हासिल करके बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही। रहाणे ने 104 रन की पारी खेली और जडेजा ने 40 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं। यहां से ऑस्ट्रेलिया टीम ने मैच में वापसी की बेहद मुश्किल लग रही है। बारिश की वजह से खेल रुक गया है और टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 270 रन है। इन सब पे चर्चा करेंगे और आज जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजी हुई है इन सब पे चर्चा करेंगे और ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी में कहां कमी आई, कहां उनके कंधे डाउन हो गए, कहां शोल्डर डाउन कर लिए ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज पे, इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। धन्यवाद। संदीप, आज आपने बैटिंग देखी। शुभमान गिल 45 रन का एक अच्छा नॉक खेल के गए, टच में दिख रहे थे लेकिन बहुत अच्छी पारी खेली। लेकिन कप्तान की अगर बात की जाए, जो खुल के लीड कर रहा है अपनी टीम को, अजिंक्य रहाणे, आज दिखा कि बड़ा शानदार कप्तान मिल रहा है विराट कोहली के ना होने पर। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह की पारी आज अजिंक्य रहाणे ने खेली है, तो कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली जो कहावत है उसको चरितार्थ किया है। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है। देखिए, अजिंक्य रहाणे का रिकॉर्ड अगर उठा के देखें तो जो विदेशों में उनका जो रिकॉर्ड रहा है वो पहले से ही काफी बेहतर था, मगर जिस डेडिकेशन और जिस डिटर्मिनेशन से उन्होंने आज की इनिंग खेली वो वास्तव में काबिले तारीफ है। खासतौर पे परिस्थितियां जैसी बन गई थी पहला टेस्ट मैच बुरी तरीके से हारने के बाद। तो प्रारंभ जब इनिंग की उन्होंने शुरुआत की थी तो वो पहले बाहर की गेंदों को छोड़ते रहे। फिर उसके बाद जब गेंदबाजों ने अपनी लाइन शिफ्ट की और वो बीच में 3 स्टंप में बॉल डालते रहे तो सीधे बल्ले से बिल्कुल डिफेंस करते रहे। देखिए, ये दोनों चीज जब उन्होंने बाखूबी कर ली, उसके बाद गेंदबाजों के पास कोई विकल्प बचता नहीं है। उनको या तो फिर अपनी लाइन चेंज करनी होती है, तो लाइन चेंज करके कहां जाएंगे, पैर के पास जाएंगे, नहीं तो फिर लेंथ चेंज करनी है तो छोटी या फिर एकदम ऊपर डालेंगे। और ये जब स्थिति किसी गेंदबाज के साथ होती है, टेस्ट क्रिकेट में रन बनाना तभी आसान होता है। और वो जो इनिंग है अजिंक्य रहाणे की पूरी इसी तरह से चली है। पहले वो छोड़ते रहे, फिर डिफेंस करते रहे, उसके बाद जब गेंदबाजों ने अपनी लाइन बदली उसके बाद उन्होंने रन बनाए। तो देखिए, एक बेहतरीन एग्जांपल दिया इन्होंने। जिस तरह से गेंदबाजी जब इंडियन टीम की चल रही थी तो जिस तरह से फील्ड प्लेसमेंट था, जिस तरह से बॉलरों को रोटेट किया था, बहुत तारीफ हुई थी इनकी। और उसके बाद असली कैरेक्टर कहते हैं ना, जो फाइटर कैरेक्टर होता है, वो उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से दिखाया। टीम में जब सबसे ज्यादा जरूरत थी रन बनाने के लिए तो कप्तान सामने से आया और उसने जो है वो एक बेहतरीन सेंचुरी बनाई और टीम को इस सिचुएशन में ला दिया कि देखिए, कोई बड़ी बात नहीं कि तीसरे दिन ही मैच खत्म हो जाए, नहीं तो चौथा दिन भी चल सकता है। बिल्कुल। अब ये बात तो कोई भारतीय टीम की तारीफ की कि बहुत अच्छी कैप्टेंसी कर रहा है अजिंक्य रहाणे, लेकिन सिरदर्द बने हुए कुछ सवाल अभी भी और कुछ लोग भी। अगर बात करें चेतेश्वर पुजारा की, 17 पारी में कोई बड़ी नॉक नहीं है उनके पास। हनुमा विहारी लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि पिछले टेस्ट सीरीज की बात करें, कुछ दौरों में अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छे प्लेयर हैं दोनों, लेकिन अब क्योंकि आपके पास लोकेश राहुल हैं, आपके पास ऐसे तमाम प्लेयर हैं जो इन दोनों नंबरों पे कोई एक जगह खेल सकते हैं, तो उस बीच अगर लगातार खराब फॉर्म के प्लेयर के साथ हम लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। जी बिल्कुल सही है। देखिए, चेतेश्वर पुजारा के बारे में अगर बात करें तो बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है और टेस्ट क्रिकेट में मुझे लगता है बिना चेतेश्वर पुजारा की इंडियन टीम बन नहीं सकती इस समय, क्योंकि वो इंडियन टीम की रीढ़ की हड्डी, एक तरफ से विकेट बचा के रखते हैं। देखिए, जो जिस तरह से टेस्ट सीरीज चली है, तीसरी इनिंग इंडियन टीम की चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो तीनों इनिंग हुई है उसमें, और ऑस्ट्रेलियन टीम की भी अगर हम 2 इनिंग मिला लें, 3 इनिंग मिला लें, तो हमें ये एकदम अच्छे से पता चलता है कि देखिए, ये टेस्ट मैच ऐसे नहीं हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में कि बड़ी बड़ी और सेंचुरीज बन रहे हैं, 150 के रन बन रहे हैं।
इनिंग छोटी जरूर है, कितना इम्पैक्टफुल है। आज हनुमा विहारी की बात करें, उन्होंने बहुत छोटी सी इनिंग खेली है, कुछ 20-25 रनों की, मगर जो पार्टनरशिप लगाई है अजिंक्य रहाणे के साथ वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसी तरह से जैसे ऋषभ पंत की बात करें, ऋषभ पंत ने आज जो 28-29 रन की इनिंग खेली है, बहुत बेहतरीन इनिंग थी, और उस इनिंग ने टीम का जो है टेम्पो चेंज किया है। क्योंकि उससे पहले जो ऑस्ट्रेलियन कप्तान थे, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स थे, वो जरूर ये सोच रहे थे कि हम एक लाइन पे डालते रहेंगे, इसी अटैकिंग फील्ड के साथ जाएंगे और हम इनको आउट कर देंगे। मगर आते ही जो उन्होंने चौके लगाना स्टार्ट किया तो स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ी ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को। तुरंत उन्होंने सोचना शुरू, लीड कितने रन की रह गई है, और उसके बाद फिर उन्होंने फील्ड खोल दी, फील्ड प्लेसमेंट चेंज करना पड़ गया। तो ये चीजें होती हैं कि जो टेम्पो चेंज करती हैं, और तुरंत ऑस्ट्रेलिया जो है बैकफुट पे आ गई। इससे अजिंक्य रहाणे को भी बहुत मदद मिली। उस समय देखिए सिंगल्स भी नहीं आ रहे थे, बाउंड्रीज भी नहीं निकल रही थी, मगर जब ऋषभ पंत ने खोल के खेलना शुरू किया तो अजिंक्य रहाणे भी अच्छा सिंगल डालने लग गए और बीच बीच में बाउंड्रीज आने लग गई। तो टेस्ट क्रिकेट में होता यह है कि जरूरी नहीं है कि कई बार बड़ी पारियां खेली मिले। कई बार ऐसा होता है कि कुछ छोटी छोटी इनिंग्स जो कि पार्टनरशिप बना देती हैं वो ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं। तो स्थितियां परिस्थितियां फिर मैं बता रहा हूं बल्लेबाजी के लिए उतनी बेहतरीन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको स्पेस देना पड़ेगा बल्लेबाजों को। पुजारा की बात तो देखिए करेंगे नहीं, 1-2 इनिंग फ्लॉप हो गए तो कोई बात नहीं है, बट हनुमा विहारी को भी देखिए थोड़ा स्पेस मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। लेकिन ये होता क्या है ना, जब टीम में आप संदीप आप चयन करता है, आपने टीम बना के भेजी, आपने एक स्पॉट पे 4 लोग भेज दिए, नंबर 6 पे लोकेश राहुल को आप खिला लिए, वो रन बना देंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह से उनका क्रिकेट है, जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं, वो बना देंगे। आप नंबर 4 पे उन्हें खिला दिए, वो रन बना देंगे। आप उनसे ओपन करा दिए, वो रन बना देंगे। मयंक अग्रवाल इस पूरे सीरीज में मुझे नहीं लगता रन करेंगे। जिस तरह से उनके पास वही टेक्निक वाली जो दिक्कतें हैं, सीधी चीज, पृथ्वी शॉ के साथ अगर टेक्निक की दिक्कत है, सेम दिक्कतें मयंक अग्रवाल के साथ भी आ गई हैं। उनके लिए भी वही चीज है जो पृथ्वी शॉ के लिए कही जा रही थी। आप वापस इंडिया आए इस टूर के बाद और अपने बेसिक्स पे काम करें, तब कहीं जाकर आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे आने वाली सीरीज में। वरना इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने कैरियर को डाउनफॉल कर रहे हैं और आपको तमाम दिक्कतें भविष्य में होने वाली हैं, क्योंकि आप लोग बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं। लेकिन मयंक अग्रवाल की भी टेक्निक लगभग पृथ्वी शॉ से मिलती है। बिल्कुल सही कह रहे। इसमें विशाल जी मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं। देखिए कई बार क्या होता है ना, जब आप अपने आप को बहुत ज्यादा ऑप्शन दे देते हैं, जैसे मैं केएल राहुल का एग्जांपल लेता हूं कि भाई वो ओपनिंग भी कर सकते हैं, 4 नंबर भी खेल सकते हैं, 6 नंबर भी खेल सकते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बेहतरीन चीज है और हमें बहुत बेहतरीन एक चीज ऐसी मिल गई कि हम उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। और खुद वो खिलाड़ी भी सोचता है कि मेरे पास ज्यादा ऑप्शन है तो मुझे टीम में चुने जाने की ज्यादा संभावनाएं हैं। मगर मेरा मानना ऐसा है कि तब संभावनाएं आपकी काफी बंद हो जाती है, क्योंकि आप एक बार सोच के देखिए कि अगर केएल राहुल बतौर ओपनर बल्लेबाज आते इस टीम में तो पहला टेस्ट मैच 100% वो खेलते अंतिम 11 में। मगर केएल राहुल के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो कभी 4 नंबर पे खेलते, कभी 6 नंबर पे खेलते, कभी ओपनिंग करते। तो जो ओपनर लेके आए थे, जो इंडियन टीम स्क्वाड में जो ओपनर्स को लेके आई थी, तो टेस्ट क्रिकेट में पहले उन पे भरोसा किया गया कि भाई ठीक है पृथ्वी शॉ को खिला दीजिए, मयंक अग्रवाल को खिला दीजिए, जबकि इन दोनों से ज्यादा बेहतरीन फॉर्म में केएल राहुल थे। मगर उनके साथ वही दिक्कत हो गई कि भाई ये तो 4 नंबर में भी खेल सकते हैं, 6 नंबर में भी खेल सकते हैं। तो 4 पे तो हमारे साथ विराट कोहली खेल रहे थे और 6 नंबर पे हनुमा विहारी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करा रहे थे। तो ये हुआ कि भाई अभी थोड़ा आप इंतजार करिए, आपको फिर मौका मिलेगा। तो ये स्थिति केएल राहुल के साथ हो गई है, जो कि मुझे लग रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी जो अफवाहों का दौर होता है ना, जो मतलब लोग एक दूसरे को पकड़ते हैं कि ये आपने गलती की। अब जो टेस्ट मैच दूसरा चालू हुआ तो उसके साथ ही आज दूसरा दिन खत्म हुआ, उसके बाद जो लोगों की प्रक्रियाएं आई, जो चीज़ें चालू होने, रवि शास्त्री को घेरा गया। आज ट्विटर पे ट्रेंडिंग पे रवि शास्त्री थे। कल से कहा गया कि विराट कोहली के जाने के बाद ये चाहते तो रोहित शर्मा को या केएल राहुल को नंबर 4 पे खिला कर सकते। रोहित शर्मा तो तीसरे टेस्ट में हो सकता है आ जाए, अगर टीम में अच्छा परफॉर्म करती है तो जगह बनाना मुश्किल होगा। लेकिन उससे पहले केएल राहुल के लिए कहा गया कि इन दोनों का कैरियर खत्म करने के लिए रवि शास्त्री ने ठान ली है। इन सब बातों से कुछ होना नहीं, लेकिन जिस तरह से टीम में जगह नहीं बनती, आपने बड़ी बात कही कि नंबर 6 पे भी खेल लेते हैं, नंबर 4 पे भी खेल लेते हैं, लेकिन भारत को जरूरत थी ओपनर की, ओपनिंग भी वो कर लेते हैं। लेकिन मैनेजमेंट को लगा कि मयंक अग्रवाल ज़्यादा अच्छा है। अभी हो सकता है कि अगले मैच में हम लोग को फिर चेंजमेंट दिखे, क्योंकि इतने अगर 4 से 6 चेंज कर लेगी भारतीय टीम तो फिर वो चेन्नई सुपर किंग्स बन जाएगी आईपीएल वाली, कि चेंजमेंट बहुत हो रहे हैं, जीत नहीं रहे हैं। जी,
जी देखिए, विशाल जी, जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है तो हमेशा जो कप्तान होता है, जो टीम मैनेजमेंट होती है, वो स्पेशलिस्ट के साथ जाती है कि हमारे पास भाई स्पेशलिस्ट कौन है। ओपनर समय चाहिए तो स्पेशलिस्ट ओपनर्स कौन से हैं, हमें फास्ट बॉलर चाहिए तो स्पेशलिस्ट चाहिए, वो बिट्स एंड पीसेस वाले खिलाड़ी नहीं चाहिए हमें। कि विकेट कीपर है तो ऐसा नहीं चाहिए कि भाई उसने थोड़ा सा विकेट कीपिंग भी कर ली और थोड़े से रन भी बना लिए, नहीं, स्पेशलिस्ट चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि जब आप किसी चीज के स्पेशलिस्ट ही नहीं है, मैं केएल राहुल के केस में बोल रहा हूं कि अगर आप ओपनिंग के स्पेशलिस्ट ही नहीं है, आप 4 नंबर के स्पेशलिस्ट ही नहीं है, आप 6 नंबर 7 नंबर के स्पेशलिस्ट ही नहीं है, आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, मगर फिर आपकी जगह कैसे बनेगी, किसकी जगह बनेगी आपकी जगह? अभी आप देखिए, हम बता रहे हैं कि अगर अगले मैच में ओपनर की बात आएगी फिर से, तो रोहित शर्मा टीम में होंगे, ना कि केएल राहुल टीम में होंगे, क्योंकि वो एज ए जो है ओपनर चुने गए थे टीम में, इसलिए ये सिचुएशन है उनके साथ, वो तुरंत रिप्लेस कर देंगे किसी भी एक खिलाड़ी को। मगर केएल राहुल का तो पता ही नहीं था जब टीम में सेलेक्ट हुए थे कि वो कौन से नंबर पे खेलेंगे। तो सबसे बड़ी विडंबना जो है यही है। और मुझे लग रहा है टीम मैनेजमेंट को, हम बार बार लगातार हम लोग कहते हैं कि जब तक आप रोल डिफाइन नहीं करेंगे किसी भी खिलाड़ी का कि आपका इस टीम में क्या रोल है, तब तक समस्या ये लगातार बनी रहेगी, टीम के लिए भी और पर्टिकुलर खिलाड़ी के लिए भी। बिल्कुल, आपने जो बात कही संदीप की स्पेशलिस्ट नहीं है, सच बात है कि अभी केएल राहुल को इतने लंबे समय से वो खेल रहे हैं, टीम के साथ है 3-4 साल से कंटिन्यू, उनका रोल अभी डिसाइड नहीं है। आपको याद हो जब सौरव गांगुली दादा ने जब राहुल द्रविड़ से विकेट कीपिंग स्टार्ट कराई, तो टेस्ट ऑस्ट्रेलिया टूर पे थे, तो ऑस्ट्रेलिया में जब विकेट कीपिंग हो गई, वनडे में तो हो गया 50 ओवर निकल गए, जब बारी आई 90 ओवर की क्रिकेट की, तब एक नया सा 16 साल का लड़का हम लोग को डेब्यू करते दिख गया, पार्थिव पटेल। उसका रीजन यही था क्योंकि वो स्पेशलिस्ट विकेट कीपर हुआ करते थे, और 90 ओवर विकेट कीपिंग करना राहुल द्रविड़ के लिए उस टाइम बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं अब स्पेशलिस्ट भारत को जो मिल गए हैं, अब उन्हीं को बदलना है। रोहित शर्मा अगर ओपन करते हैं, हनुमा विहारी बाहर होते हैं, तो हो सकता है केएल राहुल टीम में आ जाए। जी ये हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगले मैच में अगर मिडिल ऑर्डर में जगह बनाते हैं केएल राहुल के लिए, तो फिर हनुमा विहारी एक सॉफ्ट ऑप्शन है इनके लिए, सॉफ्ट टारगेट है, तो उसकी जगह उनकी जगह बन सकती है जरूर। और विशाल जी, हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में भी एक बात कही थी कि जो पहला टेस्ट मैच हुआ था और उसके बाद पृथ्वी शॉ की चारों तरफ बहुत ढेर सारी बुराइयां हुई थी, उस समय भी मैंने बोला था कि मैं पृथ्वी शॉ से भी ज्यादा मयंक अग्रवाल से निराश हूं, क्योंकि दोनों इनिंग में वो सेट होके आउट हुए थे। और एक ओपनर का काम ऐसा होता नहीं है कि आप एक सेशन खेले और उसके बाद 40-50 बॉलें खेलने के बाद फिर आप 15-20 रन बना के आउट हो जाएं। तो ये बहुत निराशाजनक था। और देखिए, तकनीकी खामियां उनके अंदर भी हैं, और कोई बल्लेबाज जब भी जाता है क्रीज पे उसको समय लगता है थोड़ा सा सेटल होने के लिए। अगर वो सेटल एक बार हो जाता है तो बड़ी इनिंग खेलना चाहिए। बट मयंक अग्रवाल ने पहले इनिंग में, पहले मैच में ज्यादा निराश किया था, और दूसरी इनिंग में तो खैर उनकी बैकलिफ्ट इतने ऊपर से आती है कि बल्ला ही नीचे नहीं आ पाया। तो देखते हैं कि अगले मैच में क्या होता है, या अगली इनिंग अगर आती है इंडियन टीम की तो क्या कमाल करके दिखाता है। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि मयंक अग्रवाल को भी जब वापस इंडिया आए तो ये बाकायदा एनसीए जाए। राहुल द्रविड़ इतने महानतम बल्लेबाज और अच्छे कोच हैं, अंडर 19 के साथ लगे हुए हैं लगातार, उनके पास जाए। जैसे रोहित शर्मा गए, तमाम वो अपने स्किल्स पे काम कर सकते। इतने दौरे ऑस्ट्रेलिया के किए हैं राहुल द्रविड़ ने। अगर बैकलिफ्ट इतनी ऊपर से आता है, यहाँ से कंधे के ऊपर से, और उसके बाद जब तक स्टार्क की 150-155 की गेंद को आप नीचे लाएंगे, तब तक तो वो स्टंप को लेते हुए निकल जाएगी और मयंक अग्रवाल देखते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं मयंक अग्रवाल को भी, पृथ्वी शॉ, मयंक अग्रवाल दोनों को, ये सब क्रिकेटर्स, जितने भी पूर्व क्रिकेटर्स, दिग्गज क्रिकेटर्स, सब यही कह रहे हैं, इन दोनों के खेल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए अपनी टेक्निक पे। और भारत जब वो वापस आए तो कोचेस के साथ लग के उन टेक्निक पे काम करें। जी बिल्कुल सही है। और देखिए, हमारे पास आप याद कीजिए, पृथ्वी शॉ जब आए थे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, तो सबसे ज्यादा श्रेय उन्होंने अपनी सफलता का राहुल सर को ही दिया था, राहुल द्रविड़ सर को ही दिया था। तो जब हमारे पास एक कोई ऐसी चीज या कोई ऐसे कोच या ऐसे कोई मेंटोर हैं जो इस तरह से सब जो है लोगों की सहायता के लिए, लोगों की हेल्प के लिए, टिप्स के लिए हमेशा तैयार है, तो मुझे लग रहा है बड़े खिलाड़ियों का जो है जरूर आपको मार्गदर्शन लेना चाहिए जब भी आपको टाइम मिलता है। और आजकल तो इतना हाईटेक क्रिकेट हो गया है कि तरह तरह की चीजें आपके टीम के साथ, सपोर्ट स्टाफ में इतने ज्यादा लोग जुटे हुए हैं कि वो भी आपको बहुत आसानी से बता सकते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जरूर टीम मैनेजमेंट इस चीज पे ध्यान देगा और खिलाड़ी जो रेक्टिफिकेशन होना चाहिए उनकी क्रिकेट में, वो जरूर होगा।
बिल्कुल रेक्टिफिकेशन होगा, और जिस तरह से मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ दोनों ही अपनी टेक्निक पे काम करेंगे तो शायद बहुत अच्छे वो उन पे काम कर ले जाएंगे। फिलहाल यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000 एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रुपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त जरिया बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं, अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिला अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड सचमुच स्वर्ग। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास शो में मेलबर्न में करो वापसी। वापसी लगभग हो गई, लेकिन तीसरा दिन भारतीय टीम के लिए हमेशा से खतरे की घंटी रहा है इस सीरीज में। तो कल जब तीसरा दिन स्टार्ट होगा उस हिसाब से कैसी बैटिंग करनी चाहिए भारतीय टीम को। 40 रन पे खेल रहे हैं जडेजा, 104 रन पे खेल रहे हैं कप्तान अजिंक्य रहाणे। सब पे बात करने के लिए संदीप पांड्या हमारे साथ जुड़े हुए क्रिकेट एक्सपर्ट। संदीप, अजिंक्य रहाणे, आज जो मैच देख रहा था मैं सुबह से आखिरी तक, मैंने देखा कि प्योर टेस्ट मैच देखने को मिला। एक प्लेयर आता है बीच में, ऋषभ पंत, जिसको कोई मतलब नहीं है कि क्या स्कोर चल रहा है, कितने विकेट गिर गए, मुझे 30 से 40 रन बनाने अपनी टीम के लिए और लीड कम करनी है। और वही काम हुआ, 30 रन बनाए, आके ताबड़तोड़ 12 ओवर पैट कमिंस को मारे, उन्होंने हेजलवुड को मारे। शायद हेजलवुड ने कहा भी रुक जाओ, टेस्ट है, ये बताया उन्होंने ग्राउंड पिच पे कहा। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं पहले भी मैंने ये बात जिक्र किया ऋषभ पंत का कि बहुत बेहतरीन इनिंग, छोटी जरूर थी मगर इंपैक्टफुल इनिंग थी। और मैच का जो इंडियन इनिंग का जो टेम्पो था वो सेट किया उस इनिंग ने, क्योंकि उस इनिंग की वजह से ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज जो है और ऑस्ट्रेलियन कप्तान जो है उनकी सोच में परिवर्तन हुआ। उन्होंने तुरंत स्लिप्स कम कर दी, गली हटा दी, मिड ऑफ से खेलने लग गए, पॉइंट पीछे रख दिया। गेंदबाजों ने भी अपनी लाइन चेंज कर दी, थोड़ा सा बैक ऑफ लाइन डालने लग गए, तो थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट पे आ गए। और वो जो होता है वो चीज बड़ा परिवर्तन लाती है, जो इस तरह की मानसिक स्थितियां जब बदलती हैं किसी भी गेंदबाज के, कप्तान की। तो उन्होंने टीम के लिए बहुत फायदे का काम किया, बहुत बेहतरीन इनिंग खेली, मगर देखिए अपना फायदा कर नहीं पाए, क्योंकि ये 29 रन की इनिंग, अगर ये 50 से ज्यादा रन बनाते तो जरूर उनका कुछ फायदा होता। क्योंकि ऋषभ पंत के लिए हमेशा कहा जाता है शुरुआत तो बहुत बेहतरीन करते हैं मगर अंत संदीप, बहुत बड़ा रिकॉर्ड नाम किया है ऋषभ पंत ने। ये 29 रन जो बनाए हैं, लगातार 8 पारियों में 25+ रन बनाने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं ये। वहां पे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर कोई नहीं है, लगातार कोई बना नहीं पाया आज तक भारतीयों में। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मगर आप टेस्ट मैच में अगर जाएंगे तो टेस्ट मैच में 25 रन का महत्व उतना है नहीं, क्योंकि फिर अगर आप 25 रन बनाने के बाद आपने 50 कितने बनाए हैं, आपने 100 कितने बनाए हैं। जिस तरह से देखिए T20 में जब रिकॉर्ड दिखाया जाता है तो बताते हैं कि आपने कितने 30 रन के स्कोर बनाए।
वनडेज में वो कितने 50 कितने सेंचुरीज, और जब टेस्ट क्रिकेट में जाते हैं तो कितने 100 कितने डबल 100। तो वो चीज है, अगर आपने 25 बना दिए तो आप उसको कन्वर्ट करिए बड़े स्कोर में, क्योंकि 5 दिन का मैच है ये, और लिमिटेशन कुछ है नहीं। तो आप एक बार सेट हो जाए तो अपना विकेट आसानी से दे नहीं। तो मुझे लगा टीम के हित का तो काम किया, मगर अपना हित कर नहीं पाया आज ऋषभ पंत। एक चीज मैं छोटी सी और ऐड करना चाहता हूं रविंद्र जडेजा के लिए, जो 2 साल में उन्होंने अपना कद बल्ले के साथ बढ़ाया है, वो वास्तव में बहुत काबिले तारीफ है। जिस तरह से एक ऑलराउंडर नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूं एक प्योर बल्लेबाज की तरह आप पिछले 2 साल में देखिए 50 से ऊपर का इनका एवरेज है। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, और बहुत हद तक मुझे लग रहा है अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा की जो पार्टनरशिप है ये मैच की दिशा तय कर रही है। बिल्कुल दिशा तय करती है। कल पता चलेगा कि किस दिशा में भारतीय टीम अब किस एंगल से मैच को खेलेगी। फिलहाल के न्यूज़ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। अब तो हम लोग चर्चा कर रहे थे यहाँ पर कि किस तरह से इस भारतीय टीम को अब अपना रोल और अपने जो गियर है उसे चेंज करना होगा। तीसरे दिन एक बड़ी लीड के साथ वो अपनी पारी घोषित भी कर सकती है और ऑस्ट्रेलियन टीम को जल्दी आउट कर सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से स्पिन और बाउंस मिल रहा है उसके लिए रविंद्र जडेजा और अश्विन के लिए काफ़ी मददगार होने वाली है पिच। फिलहाल इस शो में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।